अब हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डिसऑर्डरनेस, मतलब कि डिसऑर्डरनेस कितना है उसमें या रैंडमनेस कितनी है, उसके मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस का मेजरमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? वो एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो ये डेफिनेशन है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन है जहाँ से ये डेफिनेशन क्या हुई आपकी? ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन मैंने क्या बोला? ओरिजिनेट कहाँ से हुई? एक स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उससे एंट्रोपी का, उससे ये डेफिनेशन ओरिजिनेट हुई। वो क्या है? S = K-L-N-W, ये आपको याद रखना है। ठीक है, W क्या होती है? ये होता है अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, या हम इसको कह सकते हैं एक तरह से ओरिएंटेशन, या हम इसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या लिख रही हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। S क्या हो गया आपके पास? एंट्रोपी हो गया। ठीक है, S क्या हो गया आपके पास? एंट्रोपी हो गया। ठीक है, याद रखना जब कंप्लीट ऑर्डरनेस होता है, अगर कंप्लीट ऑर्डरनेस है तो वहाँ पे W की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, W की वैल्यू 1 होते ही आप क्या रखोगे? S = K-L-N-W की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? उसमें 0 हो जाएगी। कहीं पे भी आपको ये गिवन हो एग्जाम में कि कंप्लीट ऑर्डर्ड सिस्टम में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? तो 0 होगी। W की, अरेंजमेंट की, ओरिएंटेशन की वैल्यू क्या होगी? तो वो 1 होगी। ये याद रखना। अगर सिस्टम क्या है? डिसऑर्डर्ड है तो पक्का उसके अंदर एंट्रोपी वो है, क्योंकि उसके अंदर डिसऑर्डरनेस है, उसके अंदर रैंडमनेस है, तो एंट्रोपी भी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम बोलेंगे अगर ये तो है अगर ऑर्डर्ड सिस्टम है, क्या है? ऑर्डर्ड सिस्टम है, तब की बात की जा रही है। अगर डिसऑर्डर्ड सिस्टम की बात करी जाए तो W इज नॉट इक्वल टू 1, तो S जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या चीज़? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आप देखो, अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर है इसका कि एंट्रोपी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? कैसा नेचर होता है इसका? एक्सटेंसिव इन नेचर होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? एक्सटेंसिव नेचर होता है किसका? एंट्रोपी का। दूसरा अगर हम बात करें तो एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, दूसरा फीचर क्या है? ये भी स्टेट फंक्शन होती है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, तीसरा इसका फीचर वो आपको याद रखना है कि ds किसके बराबर होता है? dq रिवर्सिबल अपॉन t के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिवर्सिबल क्यों लिखा है? देखो, जब अगर इरिवर्सिबल का केस आप ले लेते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर आप हीट दे रहे हो, आप उसके अंदर क्या कर रहे हो? एकदम से हीट दे रहे हो, तो एकदम से क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज होगा, और एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके लिए पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वांटिटी, एक वैल्यू, एक उसको क्या बोल सकते हैं, उसको क्वांटिटी गिवन है जो उसको आइडेंटिफाई कर रही होती है। वो क्या होती है? वो होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी CQ क्या होती है? dQ/T2 - T1। ठीक है, अगर आपने रिवर्सिबल का केस लिया तो उसके लिए क्या बता रहा होता है? ये उसकी वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसको पहले ही कौन बता रहा होता है? आपके पास C बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या लिखा? ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब रिवर्सिबल का केस होगा। रिवर्सिबल के लिए हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, वो क्या है हमारे पास? एंट्रोपी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ds क्या हो जाएगा? dq रिवर्सिबल अपॉन t, क्योंकि रिवर्सिबल में आप धीरे धीरे आप क्या करोगे? उसको हीट दोगे और धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसके लिए जो नई क्वांटिटी आई वो क्या है? ये आ गई। तो इसीलिए हमने ds क्या लिख दिया? dq रिवर्सिबल अपॉन t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब भी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया है क्या होता है? ds क्या होता है? डेल H अपॉन T के बराबर होता है। ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? जब भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जब भी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ds क्या हो जाएगा? dH अपॉन T। ठीक है ना, dH अपॉन T। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मगर अगर मतलब जब हम बोलते हैं सॉलिड से अगर हम बात करें लिक्विड की तरफ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो सिस्टम क्या कर रहा है? हीट देते हैं। अगर लिक्विड से वेपर की बात करते हैं तो भी सिस्टम को हीट देनी पड़ती है। अगर वेपर से अगर हम किसी सॉलिड से अगर वेपर में चेंज कर रहे हो तब भी हमें सिस्टम को क्या करनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। तो डेल S क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या हो गया? सब्लिमेशन। ठीक है, डेल S क्या होता है? डेल H अपॉन T। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे T, अब यहाँ पे इसकी अगर एंट्रोपी चेंज देखें तो हमारे पास क्या है, मैंने बोला सिस्टम हीट लेता है, सिस्टम हीट लेते हैं, डेल एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे भी अगर डेल एच की वैल्यू लिखो यहाँ पे तो डेल एच टी बी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसके लिए भी लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ की जब आप बात करते हो सब्लिमेशन की तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दोगे, तो यहाँ पे भी डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे भी डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे भी। अब आपने देखा इस प्रोसेस में, इन तीनों प्रोसेस में आपके पास डेल एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और क्योंकि इन तीनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सिस्टम हीट लेता है, तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दे मतलब क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड, और हमारे पास उल्टा, यहाँ साफ कर देते हैं, यहाँ साफ देखो उल्टा मतलब क्या हुआ, अगर हमने क्या कर दिया, अभी तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, वेपर से आप क्या जा रहे हो, लिक्विड जा रहे हो, ठीक है, किसे जा रहे हो, वेपर से लिक्विड, वेपर से कहाँ जा रहे हो, सॉलिड जा रहे हो, तब क्या करते हो, तब हीट हमेशा सिस्टम से निकलती है, हीट क्या करती है, यहाँ से निकलती है, जब भी हीट निकलेगी तो डेल एच क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। और इसमें जब लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या होता है, फ्रीजिंग, वेपर से लिक्विड में आना कंडेंसेशन, वेपर से सॉलिड में आना डिपोजिशन, ठीक है। इनके लिए अगर डेल एच की वैल्यू निकालोगे तो डेल एच अपॉन जो टी बी निकल रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे डेल एच अपॉन टी एम जो निकल रहा है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डेल एच की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम से हीट निकल रही है। अगर इसके लिए लिखते हो तो आपके पास जो आपके पास आ रहा है टी बी, ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। और इसके लिए अगर आप लिखते हो तो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। मेरे यहाँ पे बताने का मतलब सिर्फ यही है कि जब ये तीन सिस्टम्स की बात करी जाए तो डेल एच नेगेटिव होता है। ये मैं पीछे की क्लास में आपको पीछे वाले जो एंथैल्पी का जो टॉपिक था उसमें आपको बता चुकी हूँ कि इनके लिए डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ ये एंट्रोपी के फीचर्स में लिखवाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है ताकि एक जगह हो जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बात करें किसी भी आइडियल सिस्टम की, मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, हम किसी भी फॉर एनी आइडियल सिस्टम, किसी भी आइडियल सिस्टम की आप बात करते हो, किसी भी आइडियल सिस्टम की, एक मिनट, ठीक है, किसी भी आइडियल सिस्टम की अगर आप बात करते हो, देखो उसमें ds की वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला याद रख लो, यहाँ पे आपको ये याद रख लो, बस यही ज़रूरी है, dp/p, ठीक है। ये है t और p के टर्म में अगर आपको बताना हो, अगर यही आपको बताना हो किसकी टर्म में आपको बताना हो, t और प्लस आर डी बी अपॉन वी, टी और वी के टर्म में बताना तो ऐसे, डी एस इज इक्वल टू सी पी डी पी अपॉन पी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी वी डी पी अपॉन पी, ठीक है। अगर आपको किसके टर्म में बताना हो, ये यहाँ पे सॉरी दोनों पी आ गए, डी वी अपॉन वी, ठीक है। अगर ये आपको बताना हो किसके टर्म में, अगर ये आपको बताना हो किसकी टर्म में, वी और पी की टर्म में, तो आप ऐसे बताओगे, टी और वी की टर्म में बताओगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी लिमिट्स में रख लें, लिमिट रख दे, ठीक है, विद लिमिट अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल एस इज इक्वल टू, ठीक है, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, आर लो एल एन पी टू बाई पी वन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा आपका, सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। इसकी बात करें डेल एस की तो क्या हो जाएगा, सी पी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एल एन पी टू बाई पी वन। आपको बस यही याद रखना है, ये डेरिवेशन इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यही याद रखना है, क्योंकि पेपर आपका आ रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको अभी ये इतना ही बता रही हूँ। ये आएगा कैसे, आप कर सकते हो इसको आराम से, कैसे, आपको पता है डी एस क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। हर जो एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं, आपको पता है। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, अगर फर्स्ट लॉ से देखते हो आप डी क्यू, तो डी क्यू क्या होता है आपके पास, डी क्यू होता है आपके पास डी यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब डी यू क्या होता है, सी वी डी टी माइनस पी डी वी, डब्ल्यू की वैल्यू, अब ये क्या हो जाएगा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये आ गया आपके पास डी क्यू। अब ये इसमें पुट कर दो तो डी एस क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई सी वी डी टी प्लस पी डी वी बाई टी, ये आपके पास निकल के आ गया। अब इस एक से आप ये सारे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। देखो
ds क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे अब ये निकल गया हमारे पास, क्या निकला, ds इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी, ये निकल गया। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, इसमें अब इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले जनरेट करने हैं। कैसे करोगे, अगर आइडियल की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे P की निकाल लो वैल्यू, क्या होती है, एन आर टी बाई वी। यहाँ पे क्या है, डी एस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी पी वी सब आ रहे हैं, मेरे को किसी दो में वैल्यू निकालनी है, मेरे को निकालना है रिलेशन टी और वी में, तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, अब इसमें पी की जो है वैल्यू वो बदल दूँ, चेंज कर दूँ, तो सी वी डी टी अपॉन टी, पी क्या है एन आर टी डी वी अपॉन टी वी, तो टी से टी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी वी डी टी अपॉन टी, ठीक है, और ये क्या आ गया, एन आर डी वी अपॉन वी, ठीक है, ये क्या आ गया आपका डी एस। ये देखो आपको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। अगर हमने इसको लिमिट्स लगाया, विद लिमिट करते हैं, विद लिमिट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास डेल एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है, यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने जो निकाला है यहाँ पे, या अब जो एन रख लो साथ में, ये तो अभी मैंने क्या कर दिया सिंगल, हाँ इसमें भी एन नहीं रखा मैंने, यहाँ पे एन मोल के, यू की वैल्यू भी एन मोल वाली रखो, ठीक है, ताकि आपके पास कंबाइंड आ जाए, तो एन सी पी यहाँ पे एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, एन आर एल एन टी वी टू बाई वी वन, तो ये आपके पास आ गई पूरी एन मोल के लिए। वन मोल के लिए बात करोगे तो यहाँ पे वन वन पुट कर दो, तो ये आपकी आ गई विद लिमिट्स की। अब इसमें क्या करता है, कई बार पूछ लेते हैं, वो केस दे देते हैं कि आइसोथर्मल का केस है, आइसोथर्मल कंडीशन में बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, उस टाइम क्या होगा, ये टेम्परेचर वाली वैल्यू क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो T1 T2 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो डेल एस क्या आ जाएगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। अगर आपके पास केस आ जाए आइसोकोरिक का केस, तो आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, V1 V2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन सी पी एल एन, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे T2 बाई T1, ये फॉर्मूला आ गया। CP नहीं यहाँ पे सब जगह CV है, सॉरी CV यहाँ पे CV, ठीक है, एन सी वी एल एन T2 बाई T, ठीक है, आपके पास ये आ गया। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, कंडीशन देके, ये आपको गिवन हो सकता है एग्जाम में और आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, अगर मेरे को अब ये जो रिलेशन आया आपने देखा यहाँ पे किसके बीच में, टी और वी के बीच में, हमने क्या किया, हमें निकाला टी एंड वी के टर्म में निकालना, तो हमने जो पी की वैल्यू चेंज कर दी थी यहाँ पे। अब मान लो मुझे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पी डी वी की वैल्यू पुट कर लेंगे। पी डी वी की वैल्यू क्या होती है, देखो कैसे निकालते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन पी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी, तो पी डी वी क्या निकल के आ जाएगा, ये इधर माइनस में चला जाएगा, एन आर डी टी माइनस वी डी पी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी माइनस वी डी पी अपॉन टी, ये आपने रखा, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, मैंने वही सॉरी यहाँ पे भी एन मोल के लिए नहीं लिया, एन के लिए लिख लो, यहाँ पे एन के लिए निकाल रहे हो आप, किसके लिए, एन के लिए निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कॉमन ले लो, सी वी, अब देखो यहाँ पे क्या रख लोगे, एन कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी वी प्लस आर, ठीक है, डी टी, ये हो गया आपके पास, माइनस वी डी पी अपॉन आपके पास क्या आ गया, टी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एन सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी के बराबर डी टी माइनस वी डी पी अपॉन टी, ठीक है, इसको कैसे लिख रहे हो अब, एन सी पी डी टी। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो मैं लिख करके दिखाती हूँ, वी डी पी अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, अब हमें रिलेशन चाहिए, मान लो पी में चाहिए, बी की फॉर्म में, अब हम कैसे करेंगे इसको, आप वी चेंज कर दो यहाँ पे, एन सी पी डी टी अपॉन टी, और वी की वैल्यू क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी क्या हो जाएगा अपॉन पी आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख लो, सॉरी माइनस है यहाँ पे, एन आर टी अपॉन पी डी पी टी, टी से टी कट गया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे निकल के, एन सी पी डी टी अपॉन टी माइनस, अब हमारे पास क्या आ गया, एन आर डी पी अपॉन पी, ये आ गया हमारे पास,
ds की वैल्यू। ठीक है, अब इसको भी क्या करो, विदाउट लिमिट सॉरी विद लिमिट कर लो। विद लिमिट में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n cp ln t2 माइनस t2 बाई t1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा n r ln p2 बाई p1। ये निकल के आपके पास नेट इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपके पास नेट फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी भाई सेम कंडीशन आप दोनों अप्लाई कर दोगे, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर देना दोनों सेम कंडीशन। क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, इसमें भी आप क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, आप इसमें क्या करोगे, दो केस का देखो, इसमें भी क्या हो जाएंगे, दो केस हो जाएंगे। इसमें क्या करोगे, अगर आपने क्या कर दिया, आइसोथर्मल के दे दी कंडीशन, आइसोथर्मल, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस एन आर ln p2 बाई p1। एंट्रोपी चेंज पूछ ले, अगर मान लो आइसो आपके पास बारीक कंडीशन दे दी, ठीक है, और उसमें फिर एंट्रोपी चेंज पूछ ले डेल्टा एस, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, n cp ln t2 बाई t1, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इनको करना है। अब देखो, अगर अब हम बात करें, यहाँ तक आ गए हम, ये सारे ये फॉर्मूले आपको मिल गए। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की। ठीक है, अब देखो आपको, आप फोर्थ फीचर क्या लिखोगे आप इसका, कि जो हम स्पॉन्टेनिटी होता है ना रिएक्शन का, स्पॉन्टेनिटी भी हम ds की फॉर्म में बता सकते हैं। कैसे, उसमें आपको क्या रखना है, पीछे देखो ds क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 और uv कांस्टेंट होंगे। देखो यहाँ पे इसी वही उसी तरीके से करोगे, एज वेरी टायर्ड। ठीक है, तो इसके साइड में क्या है, uv है ऐसे। दूसरा क्या है इसका, ds, अगर hp दे दे तो भी ठीक है, h और p। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ds की फॉर्म में भी हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताती हूँ। इसका नेक्स्ट फीचर में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि एंट्रोपी चेंज होता है ना, उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्फा और बीटा से बता सकते हैं। अल्फा बीटा मैंने पीछे क्या बताया था, अल्फा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंसिविटी, बीटा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ये भी मैं आपको क्या कर रही हूँ, बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डेल एस बाई डेल वी जो चेंज होता है अल्फा अपॉन बीटा के बराबर होता है। ये याद रखना, ये डायरेक्ट ये भी पूछ ले आता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे यहाँ पे, इसको अल्फा अपॉन बीटा, ये आप याद रखो डायरेक्ट। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा रही, किस तरीके से है नहीं बता रही अभी, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर जो है चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो एंट्रोपी, अब हम बात कर रहे हैं किसके क्रॉसपॉन्डिंग टू आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस की क्रॉसपॉन्डिंग। अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं एंट्रोपी की बात, कि एंट्रोपी क्रॉसपॉन्डिंग, एक मिनट, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। देखो आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस इज किस पे डिपेंड करती है, जर्नली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है ये, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन किसके क्रॉसपॉन्डिंग टू, जो आपके पास गैस इन्वॉल्व कर रखी है मिक्सचर में, उसके क्रॉसपॉन्डिंग, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। किसके क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे हम लिखें तो क्रॉसपॉन्डिंग दिख रहा है ना, क्रॉसपॉन्डिंग टू, किसके क्रॉसपॉन्डिंग टू गैस इन्वॉल्व इन मिक्सचर। ठीक है, इन्वॉल्व इन मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, एंट्रोपी अगर हम देख रहे हैं किसका, अब देखें एंट्रोपी किसकी निकाल रहे हैं, एंट्रोपी निकाल रहे हैं किसकी, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस इज जर्नली, वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे और मोल फ्रैक्शंस पे वो डिपेंड करती है। उस गैस जो वो मिक्सचर, उसकी जो गैस है, उसके जो मोल एंड मोल फ्रैक्शंस है, उसके ऊपर भी एंट्रोपी अगर ये डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो कैसे देखो अब, ठीक है, देखो अब हम बात की जा रही है आइडियल मिक्सिंग की। तो आइडियल मिक्सिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। आइडियल मिक्सिंग में क्या हो रहा होता है, याद रखना, डेल एच जो मिक्सिंग होता है वो क्या होता है 0, डेल वी जो मिक्सिंग होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है 0। क्योंकि जब आइडियल मिक्सिंग का मतलब ही क्या होता है कि गैसों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके दौरान ना तो सिस्टम से क्या होता है, सिस्टम हीट लेता है, मतलब ना तो उसको सिस्टम को हीट की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही हीट कहाँ वहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, यही आइडियल सिस्टम की पहली कंडीशन है कि वहाँ पे क्या होता है, ना तो सिस्टम क्या कर रहा है हीट लेता है, ना सिस्टम से हीट बाहर निकलती है। तो टोटल जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो वॉल्यूम चेंज होगा ना वो भी 0 होना चाहिए, मतलब डेल वी मिक्सिंग क्या होगा वो भी 0 होना चाहिए फॉर आइडियल मिक्सिंग के लिए। मतलब अगर आपने कोई गैस ले ली 1 लीटर, दूसरी गैस ले ली आपने 2-3 लीटर जो भी है, अगर मान लो पहले आपने कोई ए गैस है वो आपने ले ली 1 लीटर और बी गैस है वो आपने ले ली 4 लीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास
टोटल आपके पास कितना आ गया 4 और 5। तो जिस बर्तन में आप उसे मिला रहे हो टोटल 5 लीटर का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगी 0, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसकी क्या होती है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आइसोथर्मल और आइसोबारिक मिक्सिंग होनी चाहिए। मतलब डीटी भी उसका 0 होना चाहिए और डीपी जो है वो भी 0 होना चाहिए। मतलब मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, आइसोथर्मल और आइसोबारिक मिक्सिंग होनी चाहिए। और फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या है कि गैस जो है वो कैसे बिहेव करनी चाहिए, वो आइडियली गैस बिहेव करना चाहिए। कैसे गैस कैसे बिहेव करे, आइडियली गैस जो है वो बिहेव करना चाहिए, ठीक है। पांचवी अगर इसकी कंडीशन हम देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं होना चाहिए। और अगर इसकी हम छठी कंडीशन की बात करते हैं आइडियल मिक्सिंग की, तो वो डेल एस जो मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। और डेल जी जो मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा इसका, वो भी नॉन 0 होगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो डेल एच क्या होता है, यहाँ पे डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है, पी डेल वी है ये, ठीक है। ये क्या है 0 है, क्या है 0 है। आइडियल मिक्सिंग में क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या हो गई 0 हो गया, क्या हो गई 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेल यू मिक्सिंग भी क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो ये सारी जो मैंने कंडीशंस बताई हैं याद रखना, ये पूछ ली जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियल जो मिक्सिंग होती है किसी भी आइडियल गैस की, तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तभी वो आइडियल मिक्सिंग होगी। तो वो क्या होगी कि उसका डेल एच मिक्सिंग 0 होगा, डेल वी मिक्सिंग 0 होगा, वहाँ पे आइसोथर्मल और आइसोबारिक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। आइडियली वो गैस कैसे बिहेव करना चाहिए, आइडियली गैस बिहेव करना चाहिए और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। डेल एस मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल जी मिक्सिंग क्या है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल यू मिक्सिंग क्या होगा वो भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करना, जो डेल एस जो होता है, अब हम क्योंकि हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, डेल एस मिक्सिंग का क्या होना चाहिए, देखो ये फॉर्मूला याद रखना, समेशन ऑफ NiLnXi, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, क्या है मोल फ्रैक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ ith गैस, क्योंकि हमने यहाँ पे ये आई ले रहे हैं, मतलब ठीक है ith गैस का ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, आपको पता है किसी भी गैस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के और दूसरी गैस के टोटल कर लो, आप उनका सम कर लो टोटल का, ठीक है, जितनी भी आपको गिवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, XI जो है वो इसको Ni और समेशन ऑफ यहाँ पे Ni, ठीक है, ये आपके पास हो गया टोटल, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे Ni, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को कैसे खोल सकते हो, इस फॉर्मूले को कैसे खोल सकते हो, -R यहाँ पे N1 ln x1 N2 ln x2, ठीक है, जितना भी सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x1 जो है आपको गिवन है उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन है उसकी खोल दो, N1 अपॉन N1 प्लस N2 रख दो यहीं पे, यहाँ पे क्या रख दोगे N2 अपॉन N1 प्लस N2 रख दो यहाँ पे, और सो ऑन, अगर और भी गिवन हो तो वैसे कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक फॉर्मूला मिल जाता है, इस तरीके से आपको ये एक फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, सिंपल क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को आप मिक्स करते हो, क्या 1 मोल आप ऑक्सीजन को आप मिक्स करते हो किसके साथ, 2 मोल किसके साथ, N2 के साथ अगर आप मिक्स करते हो, तो बताओ इफ मिक्सिंग इज आइडियल देन व्हाट इज डेल एस मिक्सिंग। ये कह रहा है कि इसने बता दिया कि 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल N2 है, और जो ये मिक्सिंग हो रही है ये कैसी है, आइडियल मिक्सिंग है, आइडियल मिक्सिंग है। तो आइडियल मिक्सिंग में आपको इससे पूछ लिया कि डेल एस मिक्सिंग क्या होगी, ठीक है। अगर ये बोल देता है यहाँ पे कि इस तरीके से, क्वेश्चन पता है कैसे, मतलब सॉल्व करने का बहुत कम आता है आपको, ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम मिक्स कर रहे हैं 2 मोल ऑफ N2 के साथ, और जो मिक्सिंग है वो आइडियल मिक्सिंग है, और बताओ डेल एच की वैल्यू, डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप बोल देते 0। अगर बताओ डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 0। डेल यू मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 0। लेकिन अगर पूछा इसने डेल एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे इसको, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होती। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -R समेशन ऑफ NiLnXi, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको कैसे करोगे, देखो मिक्सिंग, देखो आप इसको खोलते हैं हम इसको, तो हमने क्या किया था, हमने इसको लिखा था यहाँ पे, देखो इस तरीके से लिखा था ना, N1 ln, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे, क्योंकि R हमने कॉमन ले लिया, तो N1 ln x1
आपने दोबारा क्या किया, N2 ln x2 यही किया, ठीक है, माइनस R N1 ln N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 ln N1 बाई N2 सॉरी N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है, ये कर लिया आपने बस इसमें क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, मोल्स आपको गिवन है, पहली गैस का मोल कितना है 1 ln 1 बाई 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस 1 यहाँ पे क्या है मोल 2 ln यहाँ पे क्या गिवन है 2 1 प्लस 2 2 बाई 3, ये आपके पास निकल के आ गया, ठीक है, आपके पास ये आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लॉग के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। लॉग के फॉर्म में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2.303 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है r, और यहाँ पे क्या लग दोगे 1 log ऑफ 1/3 प्लस 2 log ऑफ 2/3, इस तरीके से आपको ये करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा, ठीक है ना, तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं होता कि आपको वो लॉग के फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, आपको लॉग के फॉर्म में भी आपको आंसर दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना सॉल्व करने का आपको होगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सा होगा। तो इस तरीके से अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ समझना, अगर डेल जी के बारे में पूछ ले, डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब डेल जी मिक्सिंग कैसे निकालोगे, डेल एच मिक्सिंग माइनस टी डेल एस मिक्सिंग, ये होता है, ये क्या होता है, अगर आइडियल की बात करें तो ये क्या होता है 0। तो डेल जी मिक्सिंग कैसे निकालोगे आप, वो आप निकालोगे यहाँ पे माइनस टी डेल एस मिक्सिंग, यही तो करोगे आप, यही तो करोगे। अब इसमें क्या है, फॉर्मूले में आपको इसका पता ही है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, आर टी समेशन ऑफ NI ln XI, ये आ गया। पर यहाँ पे क्या था, ये जो फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे वैल्यू माइनस में थी, माइनस यहाँ माइनस थी, माइनस प्लस, तो प्लस हमारे पास क्या आ गया, सॉरी आर, दिमाग कहाँ जा रहा है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी इसको कंबाइंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर टी समेशन NI ln XI, ये देखो, ये आपके डेल जी मिक्सिंग का फॉर्मूला निकल के आ गया। इस तरीके से आप इसकी डेल जी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और डेल एस मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था, मिक्सिंग का फॉर्मूला था माइनस आर समेशन ऑफ NI ln XI, ये हो गया। और मैं आपको बता चुकी हूँ XI क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और याद रखना, जब भी यहाँ पे कोई मोल फ्रैक्शन अगर अंडर ln की बात की जा रही हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब ये जो टर्म है आपके पास, ये जो आपके पास वेरिएबल आपने देखा कि x1 है, मोल फ्रैक्शन अगर अंडर ln की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखो जब भी ऐसे बात हो तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो आंसर में जो वैल्यू देगी, ये नेगेटिव वैल्यू देती है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आंसर में टोटल अगर वैल्यू आएगी डेल एस मिक्सिंग की, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये याद रखना, ठीक है ना। इसमें देखो ये वैल्यू क्या होती है, ये नेगेटिव वैल्यू देती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये टोटल अगर डेल जी एम मिक्सिंग अगर पूछ ले तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों वैल्यू, क्योंकि हमने स्पॉन्टेनियस के लिए क्या बताया, डेल जी क्या है आपके पास, नेगेटिव होना चाहिए, डेल एस पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों की दोनों क्या है, स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, जो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है, मतलब दोनों की दोनों क्या कर रही है, शो कर रही है कि ये प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। याद रखना, अगर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, अगर कभी भी बाइनरी मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस की बात करी जाए, फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, बाइनरी मिक्सचर की बात करी जाए आइडियल गैस के लिए, तो डेल एस मिक्सिंग जो होगी, इसकी डेल एस मिक्सिंग जो होगी, ये क्या होगी, देखो डेल एस मिक्सिंग कब मैक्सिमम होगी, ये जब मैक्सिमम होगी जब सिर्फ क्या हो, जब दोनों के दोनों गैस का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो, इक्वल इन मिक्सचर के अंदर क्या हो, इक्वल हो जाएगा, तभी डेल एस मिक्सिंग जो है बाइनरी मिक्सचर्स की अगर हम बात करें जाए, तो डेल एस मिक्सिंग कब ज़्यादा होगी, ये जब ज़्यादा होगी जब दोनों गैस का क्या होगा, फ्रैक्शन जो है, जो दोनों गैस की अगर हम बात करें वो मिक्सचर में क्या हो, इक्वल फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उनकी डेल एस मिक्सिंग जो है वो बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब x1 और x2 क्या होना चाहिए, 1/2, मतलब इतनी ये होनी चाहिए और इतनी ही ये होनी चाहिए। अगर टर्सरी की बात करी जाए, छोटी सी चीज़ें हैं, ये पूछ ले जाते हैं, टर्सरी के अंदर बात करी, डेल एस मैक्सिमम कब होगी, मिक्सिंग मैक्सिमम कब होगी, अगर पूछा जाए, जब ये सारी जो गैस है x1 x2 3 है, टर्सरी की बात है 3 है, 3 गैस है, सबका क्या है, बराबर में हो, तो 1/3 के बराबर हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है और मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना, मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे देखो अगर डेल एस मिक्सिंग की बात करिए, आपने ऐसे कर दिया, अगर ये पूछ लिया डेल जी जो मिक्सिंग है, डेल जी मिक्सिंग जो होती है वो कब होगी, मतलब मिनिमम कब होगी, कब डेल जी मिनिमम होगी, तो याद रखना जब फ्रैक्शन जो है x1 x2 जब अगर इक्वल हो गए तो डेल जी क्या मिक्सिंग मिनिमम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ,
अगर x1 x2, मैंने अभी यही तो बता रहे, दोनों के अगर फ्रैक्शन बराबर हुआ तो डेल एस मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन अगर डेल जी मिक्सिंग की बात करी जाए तो वो याद रखना वो मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि देखो डेल एस तो पॉजिटिव है, अगर दोनों फ्रैक्शन ये तो ये बढ़ेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके केस में ये चीज़ें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास गाइज यही तक, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपके पास 3 टॉपिक बच गए, एक तो आपके पास जी के बारे में बताना और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताना, ठीक है, और उसके बाद कार्नोट इंजन के बारे में बताना, और उसके बाद बच गया आपके पास जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट बच गया। ये 3 टॉपिक बच गए हैं, ये मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। और ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप लगाओगे तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ पे किस तरीके से लगना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना, आप क्या करोगे, डेल जी का फॉर्मूला ये लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं आप डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव में, मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव में निकाल दोगे। लेकिन याद रखना वहाँ पे एल एन के साथ अगर कुछ गिवन हो तो अंडर एल एन गिवन है तो इसकी वैल्यू जो हम पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू निकलती है। मैंने डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू निकलती है। तो जो ये जो डेल जी जो है सामने पॉजिटिव है, तो जब इसका फाइनल जो आंसर आएगा उसमें उसकी आंसर में उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपके जो है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।